टू संडे टेस्ट में चैप्टर आता रहेगा, मैं आप लोगों को कराती रहूंगी, ठीक है। हमने बायोटेक के दोनों चैप्टर खत्म कर रखे हैं। आपका माइक्रोब्स वाला चैप्टर भी हम लोगों ने फिनिश किया हुआ है, एज वेल एज हम लोगों ने आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी फिनिश किया हुआ है। बस आप लोग मेरे को एक बार बता देना कि आप लोगों के ये चैप्टर हो रखे हैं, ये चैप्टर नहीं, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने रिविजन क्लासेस प्लान कर लेंगे। देखो, सबसे पहले आता है हमारे पास इवोल्यूशन। चैप्टर को पढ़ने से पहले एग्जैक्टली इवोल्यूशन होता क्या है, तो जितना जिसको पता है इवोल्यूशन के बारे में वो बता दो। बिकॉज कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज आती है ना कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को सीखने के लिए क्या मिलेगा। जैसे माइक्रोब्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने सीखा कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं, उनसे हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स, बायोगैस और सीवेज ट्रीटमेंट, उन सब में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। सेम इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि भाई इवोल्यूशन हम लोगों को क्या बताता है, मेरे को क्या जानने के लिए मिलता है। बताओ तस्लीम। ह्यूमन बीइंग में जो स्लो स्लो चेंज आते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशन, मतलब डिफरेंट ट्रेड्स आते हैं जो ह्यूमन में। वेरी गुड। और कोई बताएगा? मैम जो मतलब ह्यूमंस में फाइलोजेनेटिक रिलेशंस होते हैं वो हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। रिलेशनशिप, राइट। मैम लार्ज म्यूटेशन। मैम अलग अलग स्पीशीज को लिंक कर सकते हैं जो एक ही ओरिजिन से हो। अलग अलग स्पीशीज को लिंक सर्वाइव करने में हेल्प होती है। नहीं मैम, जो एक ही से हो लेकिन हम पहचान ना पा रहे उन्हें। और कोई? हम बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी बॉडी को चेंज करना पड़ता है, उससे इवोल्यूशन कहेंगे। और कोई? मैम पोर्शन ऑफ लाइफ कैसे? मैम ये हमें वेरिएशन के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है कि पहले क्या था बाद में। देखो, ये चैप्टर हम लोगों को जितने भी हिडन पोटेंशियलिटीज हैं उनके बारे में बताता है। हिडन पोटेंशियलिटीज का मतलब ये है, देखो भाई, ह्यूमंस का आना तो बहुत दूर की बात है, मतलब बहुत लेट वाली चीज है ये। तो इससे पहले मतलब हम इस चैप्टर के अंदर एग्जैक्टली ये पढ़ेंगे कि हम लोग जिस अर्थ पे रह रहे हैं वो अर्थ कहाँ से आई, हम लोग जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं वो यूनिवर्स कैसे आया, हमारे आसपास इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, और ह्यूमंस के अंदर भी ह्यूमंस, एनिमल्स और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इतने सारे जो अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये सब अर्थ पे आए कैसे, कैसे अर्थ पे लाइफ आई? क्योंकि हमें पता है भाई प्लेनेट तो हमारे और भी हैं, जैसे कि हमारा वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है। क्या इनके ऊपर भी हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स, हमारे जैसे ह्यूमंस रहते होंगे? नो मैम। ये पता है, जैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स इज लाइक अ स्कूल, एक स्कूल के जैसा। एक स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासेस होती है, अलग अलग क्लासेस के अंदर अलग अलग स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, होता है नहीं होता है? सेम हमारा यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स के अंदर अलग अलग प्लेनेट्स हैं, उन प्लेनेट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे। वो वाली सुनिए स्टोरी, वो कौन सी मूवी है वो, आई गेस कोई मिल गया है, जिसमें वो आपका एक जादू आता है। यस तो क्या ऐसा रियल में होता? वो तो चलो मूवी की बात है, क्या रियल में होगा ऐसा कि कोई जादू देखा किसी ने कि कोई जादू उतर के आ रहा है और मैजिक्स कर रहा है? हो सकता है। अभी जो ये चंद्रयान लॉन्च हुआ, ये चंद्रयान इन्हीं सब चीजों को तो पता करने के लिए लॉन्च हुआ है। कहाँ पे गया है चंद्रयान? मून पे गया है ना? हम साउथ पोल, हम मून के साउथ पोल पे, साउथ पोल पे गया है। तो ये क्या पता करना चाहते हैं वहां पे? वहां पे लाइट वगैरह, वाटर के कैसी है, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसको पता करने के लिए गया है। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज वो क्या पता कर रहा है? वहां का एटमॉस्फेयर पता कर रहा है। मैम वहाँ भी पानी पता कर रहा है चांद पे। वहां पे पानी है, मतलब ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर पता कर रहा है कि भाई एटमॉस्फेयर है वहां पे या नहीं है। क्योंकि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी जगह पे एग्जिस्ट करने के लिए एटमॉस्फेयर तो बहुत ज्यादा जरूरी है या नहीं है? यस मैम। उनको वहां पे जाके पता चल गया कि भाई जैसा एटमॉस्फेयर अर्थ का है सेम एटमॉस्फेयर वहां पे है। तो हम लोग ये चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कि आने वाले कुछ साल में वहां पे भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है।
Yes, ma'am. तो ये चीज पता करने के लिए ये सारी के सारी अलग अलग इन्वेंशंस चल रही है। अब तक कोई मरकरी पे गया है, वीनस पे गया है, नेपच्यून, यूरेनस, इन सब पे गया है कोई? No, ma'am. मैम अभी स्टार्ट करा है आपने? हाँ बेटा, अभी स्टार्ट किया है बस 5 से 6 मिनट पहले। गया है कोई? हो सकता है भाई वहां पे हमारे जैसे दिखने वाले कोई अलग टाइप से दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स रहते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठ के इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, वहां पे भी क्लासेस चल रहे हो, वहां पे भी बच्चे इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। हो सकता है ना, Yes, ma'am. हर टाइप की पॉसिबिलिटी है। जैसे हम लोग पहले छोटे बच्चे थे तो हम लोग को क्या पता लग जाता है भाई ये ऊपर आसमान है, आसमान में कौन होता है? सिर्फ भगवान जी होता है और कुछ नहीं होता। ये भी बहुत सारे लोगों ने ये वाली चीज भी सुनी होगी कि ना लेयर्स टू लेयर्स होते हैं प्लैनेट। जैसे हम लोग, हमारी अर्थ है तो हमारी अर्थ के नीचे कोई दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, स्काई के ऊपर कोई दूसरा प्लेनेट होगा। ऐसे भी सुना होगा ना, Yes, ma'am. कहानी टाइप से सुनाई जाती है जब छोटे बच्चे होते हैं। तो छोटे बच्चों को जो कहानियां सुनाई जाती है, यही क्यूरियोसिटी डेवलप कराने के लिए सुनाई जाती है। इसलिए बोला जाता है छोटे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कहानियां सुनानी चाहिए ताकि उनके माइंड में क्यूरियोसिटी जनरेट हो। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ये यूनिवर्स कहाँ से आया, यूनिवर्स से फिर ये अलग अलग प्लैनेट्स कैसे बने, फिर उस प्लैनेट के ऊपर कैसे एटमॉस्फेयर बना, उसे मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। फिर उसके ऊपर सबसे पहली कौन सी लाइफ आई, फिर उसने धीरे धीरे कैसे अपने अंदर चेंजेस किए और चेंजेस करके आज हम लोग बन गए। हो सकता है आज हम लोग ऐसे दिखते हैं कि हमारी 2 आईज है, 1 नोज है, माउथ है, 2 हैंड्स है, 2 पैर है। हो सकता है आज से आने के बाद लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद या 1000 या कुछ साल बाद हमारे अंदर भी कुछ इवोल्यूशन हो जाए और 3 आंख वाले लोग होने लग जाए, 4 हाथों वाले लोग होने लग जाए। हो सकता है ना पॉसिबिलिटी, हम लोग हवा में उड़ना शुरू कर दे या कुछ भी हो सकता है। ठीक है मैम, 11 से स्टार्ट करते। ये चैप्टर तो 12th बोर्ड के लिए पढ़ा ही था 11 से स्टार्ट करते। बेटा ये वाला चैप्टर पार्ट टेस्ट में आ रहा है इस बार, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो यही सबसे पहले कहानी हम लोगों को ओरिजिन ऑफ लाइफ चैप्टर। देखो अब सबके सब जिसने अपने नोट्स बना रखे हैं वो भी और जिसने नोट्स नहीं बना रखे वो भी ध्यान से इस चैप्टर को समझ लेना कि एनसीईआरटी की लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस लाइन को मैं हाईलाइट कराऊंगी उस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट समझना। आयशिका अगर आपने पढ़ रखा है चैप्टर आप लीव कर सकते हो। तो देखो, when we look at stars on a clear night sky, we are in a way looking back in time, like stellar's distance are measured in। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बन सकता है, स्टीलर डिस्टेंस क्या होती है? What is stellar's लॉन्ग distance? डिस्टेंस मैम, लॉन्ग डिस्टेंस। मैम गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस, स्टार्स के बीच का डिस्टेंस। हम नीचे से स्टार्स तक देख रहे हैं तो उसके बीच की डिस्टेंस, देखो ईयर्स में मेजर की जाती है। ईयर्स में याद रखना है किसमें मेजर करते हैं इसको, लाइट ईयर में। When we see today is an object whose emitted light, इसके बीच का डिस्टेंस होता है स्टेलर डिस्टेंस। स्टेलर डिस्टेंस आप यहाँ पे नीचे अर्थ पे खड़े हो और आप किसी स्टार को देख रहे हो, किसी दूसरे प्लेनेट को देख रहे हो, उनके बीच की डिस्टेंस। बिकॉज स्टार्स से लाइट आपके पास आ रही है अर्थ तक। वो तो पढ़ा होगा ना 10th क्लास में आप लोगों ने, प्रोसेसेस होता है रिफ्लेक्शन में, क्यों हमें स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, क्यों जो हमारा स्काई जो होता है वो आपका कैसे कलर का दिखाई देता है, रेडिश कलर। होता ब्लू है लेकिन होना क्या चाहिए था जनरली, उसको रेड कलर का होना चाहिए था ना, दिखाई ब्लू देता है। कुछ इस टाइप के कॉन्सेप्ट 10th क्लास में पढ़ना बहुत जरूरी होता है बिकॉज वो बेसिक्स हमारा बनाता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का लाइट ईयर से, इसको याद रख लेना आप लोग। अब नेक्स्ट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। तो एक ये यूनिक इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। हमारा यूनिवर्स बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे ओरिजिन, बिकॉज लाइफ तो बाद में बनेगी ना, लाइफ से पहले क्या बनाना है हमको, यूनिवर्स। यूनिवर्स आज से जब हम पढ़ रहे हैं, आज से कितने साल पहले यूनिवर्स बना था, 20 बिलियन ईयर्स। दिस इज इम्पोर्टेंट, लिख लो इसको, कितने ईयर्स पहले ओरिजिनेट हुआ था यूनिवर्स,
20 20 billion. पहले। और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स किसने एक्सप्लेन किया था? बिग बिग बैंग बैंग बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ने ये बोला था कि भाई आज से बहुत टाइम पहले क्या हुआ, एक बड़े साइज का क्लाउड बना, बहुत सारी गैलेक्सीज का एक क्लस्टर था। जैसे कि ऐसा मान लो कि एक बड़े साइज का मेरे पास पत्थर है और मैंने उसको ब्रेक कर दिया छोटे छोटे पीसेस में अंदर, तो बड़े साइज का पत्थर इज लाइक यूनिवर्स। पूरा बस। यूनिवर्स। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके क्या बना दिए वहां से? प्लैनेट्स बनवा दिए। तो इन्होंने बोला कि क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज का एक बहुत बड़ा क्लस्टर है जिसने पूरा का पूरा यूनिवर्स बना के रखा हुआ है। इस गैलेक्सीज के अंदर हमारे स्टार्स हैं, क्लाउड्स ऑफ गैस है एंड डस्ट है। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट याद रखना, गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स है, क्लाउड्स ऑफ गैसेस हैं एंड डस्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर एगो किसने एक्सप्लेन किया? बिग बैंग थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन किया कि एक बड़ा सा, इसको नाम दिया जाता है कॉस्मिक डस्ट का हमारे पास क्लाउड है। कॉस्मिक डस्ट का एक क्लाउड है और अचानक से क्या हुआ, इसी को ही हम लोगों ने आगे नाम दे देते हैं सोलर नेबुला। दिस इज नॉन एज सोलर नेबुला। इसके अंदर क्या हुआ, इसको हमने बहुत हाई स्पीड से रोटेट कराया, मतलब हमने नहीं कराया, नेचुरली हो रहा था, ऐसे रोटेट हो रहा। और जब कोई चीज रोटेट होती है उसके अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है नहीं होती है? यस मैम। बहुत ज्यादा हीट एनर्जी उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। अब इतनी ज्यादा इसके अंदर हीट एनर्जी, सबसे ज्यादा हीट एनर्जी इसके सेंटर में प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी? सारी एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाएगी सेंटर के अंदर। और एक टाइम ऐसा आया कि भाई इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई कि ये बर्स्ट हो गया। तो यहाँ पे बोला जाता है कि भाई यूनिवर्स से अलग अलग प्लेनेट कैसे बने? ड्यू टू थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। कि हमारे पास ये जो आपका कॉस्मिक डस्ट का क्लाउड था, इसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास प्लैनेट्स बनके आए। ये चीज समझ में आया? देखो अभी इन्होंने क्या लिखा हुआ है। कॉस्मिक डस्ट को हमने सोलर नेबुला कहा है। हाँ, कॉस्मिक डस्ट वाला जो एक क्लाउड है ना, इस क्लाउड को ही हमने सोलर नेबुला बोला है। ठीक है, तो फिर कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड आ स्पीक। मतलब भाई अगर पूरे यूनिवर्स का साइज देखे, जो हमारा अर्थ है वो तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है पूरे यूनिवर्स का, और उस छोटे से पार्ट पे हम लोग रहते हैं। बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि भाई जब यूनिवर्स बन रहा होगा उस टाइम पे तो हम लोगों का एग्जिस्ट करना तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल बात है, कोई भी नहीं होगा। ऑक्सीजन ही नहीं थी, मतलब ऑक्सीजन ही नहीं था, एटमॉस्फेयर ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। टेम्परेचर बहुत ज्यादा उस टाइम पे। तो चीजें ये सब लिखी हुई है यहाँ पे, ये सारी की सारी चीजें हाइपोथेटिकल है। ये चीज इंपॉर्टेंटली बना, किसी के पास एग्जैक्टली आंसर नहीं है कि भाई यूनिवर्स कितने साल पहले बना हुआ है। जैसे अभी जयप्रकाश ने चैट सेक्शन में लिखा, मैम गूगल पे 13.8 बिलियन ईयर एगो लिखा हुआ है। बेटा गूगल पे बिलीव नहीं करना है, अगर नीट एग्जाम क्रैक करना है तो एनसीईआरटी पे बिलीव कर लेना। एनसीईआरटी इसको 20 बिलियन के 20 ईयर्स भी लिख देना तो तब भी बिलीव कर लेना सबकी बात पे, क्योंकि मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप एनसीईआरटी वाले पिक करके आओगे। ठीक है, तो ये सब हाइपोथेटिकल्स हैं, इनका कोई सॉलिड हमारे पास प्रूफ नहीं है कि मैम ये थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ कैसे होगा, इसके पीछे क्या साइंस लगी होगी, ये कॉस्मिक डस्ट एग्जैक्टली किस चीज से मिलके बना होगा, और क्या क्या चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, ये रोटेट क्यों कर रहा होगा। किसी के पास इस क्वेश्चंस को कोई आंसर नहीं होता, बिकॉज बच्चों के माइंड में जरूर, आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन चल रहे होंगे कि क्यों रोटेट कर रहा था, भाई शांत भी तो बैठ सकता था, क्या जरूरत है रोटेट करने की। ठीक है, तो ये सब हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशंस है जो साइंटिस्ट लोगों ने दिए। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि भाई बिग बैंग थ्योरी ने हमारा क्या एक्सप्लेन किया, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एक्सप्लेन किया, जो मैंने आप लोगों को याद करा दिया। इट टॉक ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। मतलब एक बहुत लार्ज साइज का एक्सप्लोजन हुआ था उस टाइम पे जिसको हम फिजिकली इमेजिन नहीं कर सकते। द यूनिवर्स एक्सपेंड, धीरे धीरे आपका ऐसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ एंड टेम्परेचर केम डाउन, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म समटाइम्स लेटर। अब इस लाइन को लिखोगे कैसे? देखो, सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे ना, हेडिंग डालो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ये डायग्राम बना लो।
origin of यूनिवर्स। तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉस्मिक डस्ट था, इसको किसने दिया? बिग बैंग थ्योरी ने। $20 बिलियन ईयर एगो। BYA जहां पे लिखेंगे समझ जाना, दिस इज बिलियन ईयर एगो। MYA लिखेंगे, दिस इज मिलियन ईयर एगो। तो यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले हुआ आपका थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, एंड थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने की वजह से आपका देन टेम्परेचर केम डाउन, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हुआ, यूनिवर्स आपका एक्सपेंड हुआ। एक्सपेंड समझ रहे हो, बहुत ज्यादा फैला, इसीलिए इतना बड़ा यूनिवर्स है आज के टाइम में। यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड फिर आपका इट गेट कन्वर्टेड इनटू सोलर नेब्यूला। देन हमने इसको सोलर नेब्यूला बोला जब ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया है। देन इसके बाद गैसियस क्लाउड्स कंडेंस होना स्टार्ट हुए, क्योंकि देखो टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो आपके जितने भी वो, बिकॉज सोलर नेबुला किससे बना हुआ है? गैसेस या कॉस्मिक डस्ट से मिलके बना हुआ है। टेम्परेचर डाउन हुआ तो आपके जो गैसेस से बने क्लाउड्स तो धीरे धीरे क्या हुए? कंडेंस हुए, एंड कंडेंस होने की वजह से हमारे यूनिवर्स के अंदर दो पार्ट्स बन गए। क्या ये पार्ट बन गया? जैसे मैंने आपको बताया, जब कोई चीज रोटेट करती है तो उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी उसके सेंटर में इकट्ठी होती है, नहीं होती है? सेंट्रल पार्ट क्या बन गया उसका? सन बन गया होगा, नहीं? सबसे ज्यादा हीट वहीं पे ही है, तो ये सेंट्रल पार्ट सर्ट बन गया, आपका सन बन गया। एंड जितना भी आपका कंडेंस्ड एटम्स थे या फिर जो एक क्लाउड्स कंडेंस हुए थे, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स बना लिए। देखो फिर से समझो, सबसे पहले क्या था? एक बहुत बड़े साइज का कॉस्मिक डस्ट या सोलर नेबुला टाइप से हमारे पास था, उसके अंदर बहुत ज्यादा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ, वो एक्सपेंड हो गया बहुत ज्यादा। एंड एक्सपेंड होने के बाद उसके अंदर जितने भी गैसेस क्लाउड्स थे वो कंडेंस हो गए, उन्होंने एक छोटी छोटी बॉडीज बना लिया, वो सारे प्लैनेट्स बन गए, सारी एनर्जी सेंटर में इकट्ठी हो गई, उसने मिलकर आपका सन बना दिया। मैम बोलो। जो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था मैम, इससे हमारा एक्सपेंशन हुआ है। इसकी वजह से हमारा एक्सपेंशन। ओके मैम। मैम जैसे टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा था उस टाइम पे, तो मैम कंडेंस हो जाएगा और ज्यादा एक्सपेंड नहीं होगा। टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है तो कंडेंस होंगी, चीजें ठंडी होंगी। ओके मैम। कंडेंस होना, वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन। जिन्होंने चैप्टर पहले से पढ़ रखा है उनको भी समझ आ रहा है? यस यस मैम बोलो। मैम मैंने लेट क्लास अभी ज्वाइन की थी, तो मैम आप थोड़ा सा बता दीजिए कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया। देखो बेटा, मैंने अभी तक ना सिर्फ इतना बताया है कि आप लोगों का जो इवोल्यूशन चैप्टर है इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा यूनिवर्स बना 20 बिलियन ईयर एगो, बिग बैंग थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन किया, सिर्फ ये बताया, बिग बैंग थ्योरी यहाँ पे हमने बता दिया। व्हाट अबाउट ग्रेविटेशनल पुल? बेटा जो ये सेंट्रल पार्ट पे सन बनाना, इसी के अंदर ग्रेविटेशनल पुल वाली थ्योरी लगती है। वो इसलिए लगती है क्योंकि हमने बोला कि सेंटर में सबसे ज्यादा एनर्जी इकट्ठी हुई है, तो सेंटर वाला पार्ट सबसे ज्यादा ब्राइटर हुआ। किसकी वजह से? क्योंकि जितना ग्रेविटेशनल एनर्जी वहां पे बन रही है वो सारी की सारी ग्रेविटेशनल एनर्जी आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। इसीलिए आपका सन को इतना ज्यादा बोला जाता है कि सन के अंदर इतनी ज्यादा लाइट होती है, इतनी ज्यादा हीट एनर्जी उसके अंदर होती है, क्योंकि रोटेट करने की वजह से सारी की सारी ग्रेविटेशनल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। ठीक है दीपांशु? यस मैम। आओ देखो, ओके मैम। इतनी लाइंस हाईलाइट कर लिया बिग बैंग थ्योरी के बारे में, क्या क्या हम लोगों ने लिखा। फिर उन्होंने नेक्स्ट लाइन लिखी है, यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, टेम्परेचर केम डाउन, यहाँ तक क्लियर है। फिर बोलते हैं कि हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड सम टाइम लेटर। हाइड्रोजन और जो हीलियम गैस थी वो धीरे धीरे बननी स्टार्ट हुई, लेकिन थोड़ा बाद में बनी।
उसको मैं आप लोगों को तब समझाऊंगी जब हम पढ़ेंगे कि आपका एटमॉस्फेयर ओरिजिन कैसे हुआ। अभी इस लाइन को बिकॉज इन्होंने बीच में ऐड कर दिया, बट इसका कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं था ऐड करने का। फिर इन्होंने बोला कि जो हमारे गैसेस थे वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगी अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म्ड द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। जो मैंने आपको लिखा है गैसेस क्लाउड जो थे वो कंडेंस होने लगे, और उन कंडेंस होने के बाद उन्होंने अलग अलग गैलेक्सीज मतलब अलग अलग प्लेनेट। टोटल कितने प्लेनेट्स हैं हमारे पास? 20 टोटल कितने प्लेनेट है? 8 9 मैम 9 हमें और एक एक तो प्लेनेट टोटल 10 है। 8 नहीं 9 है, मैम 9। या और अगर टोटल देखिए 10 है। मैम 10 है प्लूटो मैम। कंसीडर करते हैं? प्लूटो भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं, प्लूटो। और एक नया प्लेनेट है जीना, XENA। और ये सारे के सारे एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं, नहीं करते हैं? यस मैम मैंने जीरो नया डिस्कवर हुआ है। ना 10th नया डिस्कवर है, प्लूटो से थोड़ा बड़े साइज का माना गया है इसको। मैम प्लूटो तो पहले हट गया था ना हमारे यहाँ से, मतलब बट तो है यस यस मैम बाद में कहते थे कंसीडर नहीं करते। मैम सन के ऊपर जो हमारी मतलब कि गैस फॉर्म हुई होगी मैम, वो हीलियम ही तो हुई होगी ना, क्योंकि वही रिएक्ट करती है, उसी की वजह से रोशनी हमें देखने को मिलती है सन में। एग्जैक्टली सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम गैस आई थी यूनिवर्स बनते के साथ ही। ठीक है, फिर देखो आगे क्या लिखता है। इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वाज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म 4.5 बिलियन ईयर अगो। मतलब आज से 20 बिलियन पहले तो भाई यूनिवर्स बन गया। और ये जो सारा का सारा काम चल रहा था कॉस्मिक डस्ट वाला बनने वाला और कंडेंस होने वाला, इसमें देखो कितने साल लग गए। आज से 4.5 बिलियन ईयर पहले अर्थ बना, लाइफ नहीं आया अभी, सिर्फ अर्थ का फॉर्मेशन। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो आपका अर्थ है वो कब बना? 4.5 बिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं। हमारा गैलेक्सी कौन सा है? मिल्की वे गैलेक्सी। एंड दिस इज आल्सो नोन एज गंगा। आकाश गंगा भी इसको मानता है ना, ऐसी एनसीईआरटी के पास में लिख लेना, आकाश गंगा या फिर मिल्की वे। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर नीट में। एंड देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। क्या बेटा? मैम मिल्की वे मतलब मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है। नाम है। मैंने ओके मैम ऐसे और भी गैलेक्सीज होगी ना? और भी गैलेक्सीज है जिसपे हम रहते हैं, ये वो है। ठीक है, एंड उस टाइम पे जब हमारा अर्थ बना उसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज्ड हुए फ्रॉम द मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। अब इसके बारे में ना थोड़ी सी थ्योरी लिख लो एक बार। सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब लिखो जरा चेंजेस ऑन अर्ली अर्थ। मतलब जब हमारा अर्थ बन गया 4.5 बिलियन ईयर एगो, तो सबसे पहले उसके ऊपर क्या क्या चेंजेस होने स्टार्ट हुए। सबसे पहले क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया बहुत ज्यादा। अर्थ टेम्परेचर राइजेस। अब आप बोलोगे क्यों बढ़ा? अभी जैसे दीपांशु ने बोला ग्रेविटेशनल की वजह से, तो ये भी जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा ये भी आपका ग्रेविटेशन और इंटरनल प्रेशर की वजह से बढ़ा था बहुत ज्यादा। और उसी टाइम पे सबसे ज्यादा क्या होते थे? वोल्केनिक इरप्शंस होते थे। इसीलिए ये वोल्केनिक इरप्शंस भी बहुत ज्यादा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाते थे पहले के टाइम में। अब थोड़े ना, अब सुनते हो कभी वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह कहीं पे? नो मैम फिर आपका क्या होती है? वोल्केनिक इरप्शन बताओ बच्चों क्या होता है? मैम ज्वालामुखी का फटना। क्या तो वैसे लावा निकलता है। लावन देखो इस चीज को ध्यान से समझना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हुआ। अब अर्थ का टेम्परेचर हाई हुआ उस टाइम पे ये माना जाता था कि भाई जो हमारा अर्थ प्लेनेट है उस प्लेनेट के अंदर बहुत सारे हैवी पार्टिकल्स प्रेजेंट है। हैवी पार्टिकल्स में कंसीडर करते थे कि भाई आयरन है, लिख लो इसको, हैवी पार्टिकल। अब जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है ना कि आयरन मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। यस मैम। आयरन था या फिर निकेल मान लेते थे कि भाई निकेल है इसके पास। अब ये मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद ये आपके अर्थ का क्या बना दिया इसने? मोल्टन कोर वाला पार्ट बना दिया। और हैवी पार्टिकल्स है तो ऑब्वियसली बात है फिर लाइट पार्टिकल्स भी होंगे वहां पे। और जितने भी हमारे पास लाइट पार्टिकल्स थे उस टाइम पे वो सारे के सारे लाइट पार्टिकल्स
हवा में उड़ेंगे। अब बोलोगे मैम हवा तो है नहीं, तो क्या हुआ, जितने आपके, जैसे सपोज ये आपका प्लेनेट है, ठीक है, तो जितना हैवी वाला पार्ट है वो तो सारा आके सेंटर में इकट्ठा हो गया, मेल्ट होके, और जितना लाइट वाला था वो वैसे सरफेस पे आ गया। तो ये तो हमारा सेंटर में कोर वाला पार्ट बन गया, और ये बाहर सरफेस बन गया। नहीं, सरफेस क्रस्ट हम इसको बोल देंगे। तो जितने भी लाइट पार्टिकल्स थे वो सब सरफेस पे आ गए, एरोज टू दी सरफेस, एंड इन्होंने बना लिया आपका सरफेस क्रस्ट। या आप लोगों ने 7th या 8th क्लास में अगर कभी अपना हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी में आता है ना, यस ज्योग्राफी में वहां पे पढ़ा होगा। तो टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या हुआ आपका, अगर हम इसको शॉर्ट में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, टेम्परेचर राइज होने की वजह से जितना भी अर्थ के पास हैवी पार्टिकल्स था उसने क्या बना दिया, कोर बना दिया, और जितने भी लाइट पार्टिकल्स थे उसने अर्थ का क्या बना दिया, क्रस्ट बना दिया। और कोर और क्रस्ट के बीच में क्या पार्ट होता है, कोर और क्रस्ट के बीच में मेंटल पार्ट होता है, नहीं होता है? ऐसे हमारी अर्थ के ऊपर धीरे धीरे चेंजेस होने स्टार्ट हुए। लिख लो इस वाले पार्ट को जल्दी से। मैम अगर हमारा जो कोर है वो हार्डेस्ट पार्ट में कंसीडर हो जाएगा तो उसके अंदर तो लावा होता है मैम, क्योंकि हमारे बहुत अंदर जाके होता है ना लावा। एग्जैक्टली, इसी कोर वाले पार्ट के अंदर तो लावा प्रेजेंट होता है, इसी के अंदर तो सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे, कोर वाले पार्ट के अंदर, कोर वाले पार्ट के अंदर। मैम बट इट अपीयर्स ऑन सरफेस, हमेशा क्रस्ट पे अपीयर्स होते थे। वो जब मॉल्टन स्टेट उसकी बाहर, मतलब कि जो वॉल्केनिक इरप्शन होता था बाहर गिरता था, वो जम जाता था फिर बाद में, तो उसमें से कितने सारे एलिमेंट भी हमें मिले थे। तो मैम उसके अंदर, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस के अंदर जो इंटरनल प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है, और उसके अंदर जितने भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर कोर के अंदर ही रह जाता है, लेकिन जितने आपके लाइट वाले पार्टिकल्स होते हैं वो सब वहां से इजेक्ट आउट होके सरफेस के ऊपर आ जाते थे। ओके, ऐसे मिलते थे हमें पार्टिकल सरफेस पे। मैम ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है? ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है बेटा, इसके बारे में भी ना 2 थ्योरीज हैं। कुछ लोग बोलते हैं एग्जिस्ट करता है, कुछ लोग बोलते हैं एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों प्रूफ्स है इसके लिए। बट But ब्लैक होल exactly- की तो इमेजेस वगैरह है ना गूगल वगैरह पे, इमेजेस हैं एग्जैक्टली। इमेजेस हैं, लिखो उसको जल्दी से। इमेजेस रखे होते मैम, होगा ना फिर। हो गया मैम। बेटा उसको ब्लैक होल बोला गया है, लेकिन एग्जैक्टली उसको प्रूफ होना चाहिए ना कि वो किस वजह से बना है। मैम ऐसा भी है ब्लैक होल में से ओम की आवाज आती है? बोलते हैं, बट अगेन वही किसी ने सुनी होगी तो बोल भी सकते हैं, प्रूफ भी ले सकते हैं, वैसे थोड़े ना। आप लोग साइंस पढ़ रहे हो तो आप जब आप खुद से नहीं सुन लोगे वो चीज, क्या आप किसी चीज पे बिलीव करोगे? मैम मुझे बिलीव नहीं हुआ था पर हम वैसे वहां पे वैक्यूम है एट वहां पे, तो मैम फिर वैक्यूम में तो वॉइस ट्रैवल ही नहीं करती। Obviously बात है, ट्रैवलिंग करती। अपनी बात से भटक जाए वो गायब हो जाता है स्पेस में। चैप्टर पढ़ लो भाई, चैप्टर फिनिश करना है इसी वीक में हम लोगों को। ये जितने की डिस्कशन है वो तो बाद में भी करते रहेंगे हम लोग। तो सबसे पहले कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, इन्होंने क्या बोला था, ये वाला वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम द मोल्टन कोर। मोल्टन कोर वाले पार्ट से रिलीज हुई, एंड इन्होंने पूरा का पूरा, मतलब ये वाले लाइट पार्टिकल्स, किस लाइट पार्टिकल्स में किस किस को इन्होंने काउंट किया, वाटर वेपर्स को। अच्छा, वाटर वेपर्स की फॉर्म में है, वेपर्स क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है इसलिए वेपर्स की फॉर्म में है। यूवी रेज फ्रॉम द सन broken up water into hydrogen and oxygen and the lighter H2 escaped। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उस टाइम पे जितनी भी यूवी रेज थी वो क्या करती थी, हमारा जो वाटर प्रेजेंट था उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेकअप कर देती थी, जिसकी वजह से जो आपका लाइटर H2 वाला पार्ट था वो सारा का सारा एस्केप आउट हो जाता था एंड वो सरफेस के ऊपर आ जाता था। यस दीपांशु? मैम अगर वाटर जो वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट था तो मैम फिर वो कंडेंस क्यों नहीं हुआ? फिर वाटर वेपर्स की फॉर्म में था, कंडेंस बेटा तब होगा ना क्योंकि जब अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होगा। अभी तो टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा आई है, अभी थोड़ी ना कंडेंस हो जाएगा ये। कंडेंस होने के लिए उसको टेम्परेचर भी तो चाहिए ना। यस मैम। देखो
इस वाले पार्ट को भी लिखवा दूं आप लोगों को अलग से? यस मैम। इसके बाद आप लोग साथ साथ लिखते रहना नोट्स में, आप लोगों को हो सकता है चीजें समझ में आया नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो आप लोग, कंडीशंस फॉर द origin of life. लाइफ ओरिजिन, बिकॉज हम लोगों ने देखो सबसे पहले यूनिवर्स बनवाया, यूनिवर्स के बाद अर्थ बना, अब अर्थ के ऊपर लाइफ आने के लिए सबसे पहले वहां पे कंडीशंस आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? यस मैम। तो पहली कंडीशंस हमको क्या चाहिए, मतलब सबसे पहला एटमॉस्फेयर क्या था, उसको हम बोल देते थे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वो एटमॉस्फेयर था जिसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, या फिर बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन था, विद लिटिल। तो और मैम पहले एनारोब्स आए होंगे। सबसे पहले एनारोब्स आए थे आपके। तो देखो अब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, भाई ऑक्सीजन नहीं है तो एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग हुआ? रिड्यूसिंग हुआ मैम। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपका रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है तो इसका मतलब क्या था, वहां पे एक्सिस में एक्स में हाइड्रोजन था, वाटर था वो भी वेपर्स की फॉर्म में, अमोनिया, CH4 एंड CO2। फिर क्या हुआ धीरे धीरे, ड्यू टू यूवी रेज ना, यस मैम। यूवी रेज ने क्या कराया, वाटर वेव को ब्रेक वाटर को स्प्लिट करवाया। ब्रेक करा दिया। कैसे वाटर को ब्रेक किया, H2O लिया, यूवी रेज डाल के दिखा दो, एंड ब्रेकआउट हो गया H2 प्लस O2 में, बैलेंस कर दो रिएक्शन। और इस H2 को क्या बोला कि भाई H2 हमारा एस्केप आउट हो गया, ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली। अब ये तो हमारा प्राइमरी एटमॉस्फेयर था, अब इसके बाद आया हमारा सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव रिड्यूसिंग कैसे, क्या मैम रिड्यूसिंग का क्या मतलब होगा, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर? रिड्यूसिंग का मतलब देखो ना, H2 है, H2O है, ऐसे सारे के सारे रिड्यूसिंग वाले एजेंट्स हैं यहाँ पे, रिडक्शन। अब आप एक चीज देखते हो, रिडक्शन के अंदर ब्रेक डाउन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। अगर सबसे पहले जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडेशन में हम लोग किसी चीज का फॉर्मेशन कराते हैं, तो सबसे पहला एटमॉस्फेयर ही हमारा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। कोई भी नया मॉलिक्यूल बनने की कोशिश कहीं पे करता होगा तो वो तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में वैसे ही रिड्यूस होकर ब्रेक डाउन हो जाता होगा। इसलिए लाइफ बहुत सारे टाइम तक नहीं एग्जिस्ट कर पाई थी, मतलब बन ही नहीं पाई थी, कोई नया मॉलिक्यूल बन ही नहीं रहा था। हमारी बॉडी बाद में बनेगी, पहले हम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, प्रोटोबायोन्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे कराएंगे, फिर उन प्रोटोबायोन्ट से धीरे धीरे जाके हमारे प्रोकैरियोट्स बनेंगे, यूकैरियोट्स बनेंगे, फिर जाके कहीं एंड में, सबसे एंड में ह्यूमंस का फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए भी, प्रोटीन बनाने के लिए भी अमाइनो एसिड्स का लिंकेज बनाना पड़ेगा, और अमाइनो एसिड्स भी हमें बनाने पड़ेंगे। अब बनेंगी कैसे भाई, जब एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन नेचर का होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा। तो पहले वाला एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग इसलिए था क्योंकि एक्सेस में हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स प्रेजेंट थे एटमॉस्फेयर में। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर के अंदर आपका जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है, इसको हमने बोला कि भाई ये माइल्डली रिड्यूसिंग हुआ, मतलब जिसका रिड्यूसिंग नेचर है वो थोड़ा थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हुआ। वो कैसे स्टार्ट हुआ आपका, देखो यहाँ पे एक चीज, ये आपका जनरली हुआ माइल्डली रिड्यूसिंग में। अगर आप इसकी इक्वेशन लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। यस मैम। अगर ये आपका ऑक्सीजन लेट सपोज CH4 के साथ कंबाइन कर ले, ये रहा CH4, तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2 बनेगा। फिर यही O2 अगर आपका NH3 के साथ कंबाइन कर लेता था, N2 प्लस 6H2 बना लेता था। अब एक चीज हो रहा है यहाँ पे कि भाई आप बोलोगे कि मैम प्राइमरी एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन बन रहा है, तो फिर कैसे रिड्यूसिंग रहा, क्योंकि ये ऑक्सीजन कंबाइन कर जाता था CH4 और NH3 के साथ, और क्या बना रहा है, CO2 H2O N2 C, ये सारी चीजें बनाता चला जा रहा है। या फिर O2 प्लस O2 धीरे धीरे करके क्या बनाने लग जाता था,
ओजोन ओजोन। O2 प्लस वही रेडिकल वाला ओजोन वाला O3 बनाना स्टार्ट कर देता। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हुआ, आपका माइल्डली रिड्यूस होगा। माइल्डली रिड्यूसिंग के अंदर सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि भाई ये मेरे पास जो CH4 और NH3 है, जो हमारी ऑक्सीजन को यूज कर रही थी, इनका अमाउंट कम होना स्टार्ट हुआ। अब इनका अमाउंट कम होना स्टार्ट हुआ तो माइल्डली रिड्यूसिंग है, मेरे पास क्या क्या बच गया, वाटर वेपर्स बच गए, CO2 बच गया और N2 बन गया। ये वाली गैसेज आई, इसकी वजह से धीरे धीरे रिड्यूसिंग नेचर कम हो। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन नहीं है ना एटमॉस्फेयर में, नो मैम। स्टिल नो ऑक्सीजन। तो ये था, तो मतलब अर्थ बनने के बाद सबसे पहले आपका जो नेचर बना, एटमॉस्फेयर बना, वो हाईली रिड्यूसिंग बना। फिर धीरे धीरे उसका रिड्यूसिंग नेचर कम हुआ। किसकी वजह से कम हुआ, जब वहां से मीथेन और अमोनिया गैस रिमूव आउट हुई एंड फिर उसके बाद सेकेंडरी एटमॉस्फेयर बनना स्टार्ट हुआ। लेकिन उस टाइम पे भी कोई ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी जो हमारे नेचर को क्या बना पाए, ऑक्सीडाइजिंग बना पाए। यही लाइन देखो इन्होंने आगे लिखी हुई है। ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन कर रहा है, अमोनिया और मीथेन के साथ। क्या बना रहा है, वाटर CO2। इस लाइन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है जो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। एंड फिर उसी के बाद ओजोन लेयर बन रहा है। अब यहाँ से जैसे ही ओजोन लेयर बना, अब एक चीज आप देख रहे हो भाई, ओजोन बन चुका है, यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ पे एंटर नहीं हो पाएंगी। यस मैम। सन की रेज डायरेक्टली, एक शील्डिंग आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, तो अर्थ के टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा मैम। तो जैसे ओजोन का फॉर्मेशन हुआ, देखो जैसे ही ये ओजोन फॉर्मेशन हुआ, इसकी वजह से जितनी भी आपका ये वाटर वेपर्स थी ये कंडेंस होंगी सबसे पहले। क्यों कंडेंस होंगी, बिकॉज टेम्परेचर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। तो जैसे ही आपका वाटर वेपर धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर केम डाउन और वाटर वेपर कंडेंस होगा तो क्या बनाएगा, ड्रॉपलेट्स, और ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में केम डाउन बनेगा, रेन बारिश के फॉर्म में नीचे आएगा, और फिर इससे हमारे अर्थ पे क्या बनने शुरू हो जाएंगे, ओशियंस। मतलब जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो समझ में आया अब अर्थ पे कैसे बनी होगी। ओजोन बनने के बाद, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मलाइज कब होना स्टार्ट हुआ, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन बना, डायरेक्टली यूवी रेज अर्थ पे नहीं एंटर हो पा रही है, टेम्परेचर डाउन हुआ, वाटर वेपर कंडेंस में पानी की फॉर्म में निकल के। दीपांशु कोई डाउट है? नो मैम। एनीवन एल्स? No, ma'am. लाइन रिलेट कर पा रहे हो? क्या एनसीईआरटी ने एक चीज लिखी हुई है? यस मैम। मैम Yes, शेप ma'am. क्या था अर्थ का, प्राइमरी ऑफ वाटर फेल एज रेन, ऑल द डिप्रेशन, डिप्रेशन समझते हो, गड्ढे, अर्थ के अंदर जो गड्ढे होगा छोटे छोटे, एंड उन्होंने ओशंस बना दिया। किसी ने कुछ पूछा ना अभी? यस मैम थोड़े मैम प्राइमरी अर्थ का शेप क्या था? प्राइमरी अर्थ का शेप, बेटा प्राइमरी जो हमारा अर्थ का भी शेप कैसा है, प्राइमरी अर्थ का शेप, बेटा शेप तो ऑलमोस्ट सेम था, शेप है। तभी शेप ऐसे ही था। एटमॉस्फेयर में चेंजेस थे, उसके अंदर चेंजेस थे, शेप में कभी चेंजेस नहीं आएगा। शेप तो एक बार बन जाए, जैसे यूनिवर्स के अंदर थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, जो गैसियस क्लाउड्स बने ना, उससे जो शेप तब बन गया था वो अभी बनेगा, क्योंकि उसका मोल्टन कोर बन चुका है, बहुत सॉलिड आयरन का मेल्ट होने के बाद। और कोई आयरन को मेल्ट करके कोई चीज बना दो तो क्या उसकी शेप कभी चेंज कर पाओगे आप? उसको वापस से इतना ही ज्यादा हाई टेम्परेचर देके आपको वापस से उसको मेल्ट करना पड़ेगा, तब आप उसकी शेप चेंज कर पाओगे। और अर्थ के ऊपर, अर्थ के पास इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर तो फिर से आया ही नहीं कि उसके अंदर मेल्टिंग हो पाए वापस से। अगर बाई चांस इन द फ्यूचर में अगर ऐसे टेम्परेचर आया तो सबसे पहले तो जितनी भी लाइफ है अर्थ से वो खत्म हो जाएंगी पहले तो, फिर तभी शेप चेंजेस आ पाएगा, डायरेक्टली तो आएगा नहीं। ठीक है, अब हमने सारा का सारा एटमॉस्फेयर देख लिया कि कैसे एटमॉस्फेयर आया, कैसे वाटर बॉडीज आया। फिर उसके बाद लाइफ आनी स्टार्ट हुई अर्थ पे, कितने साल पहले, 500 मिलियन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, तो इट मींस 4 बिलियन ईयर एगो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना। देखो जब
अर्थ बना, अर्थ आज से कितने साल पहले बना? 4.5 बिलियन ईयर बिलियन ईयर है। तो ये बोलता है कि भाई 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ बना। तो जब अर्थ बना उसके 500 मिलियन साल बाद अर्थ पे लाइफ आई। तो अगर हम आज से कंपेयर करें तो इसका मतलब 4 बिलियन ईयर एगो अर्थ पे लाइफ आई। दो टर्म्स में लिखा हुआ है इन्होंने कि भाई अर्थ बनने के 500 मिलियन साल बाद उसके ऊपर लाइफ आई, या फिर आज से देख लो, आज से 4 बिलियन साल पहले लाइफ आई। ठीक है, अब कहानी ये आती है यहाँ तक। तो भाई चलो अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि भाई हमारा यूनिवर्स कैसे बना, प्लेनेट कैसे बना, अर्थ के ऊपर लाइफ कैसी, मतलब एटमॉस्फेयर बनवाया अब तक। अब पहली कहानी ये आती है कि भाई अर्थ के ऊपर लाइफ आई कहाँ से होगी। आज के टाइम में तो हमें पता है कि भाई आज के टाइम में तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस से इतने ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बढ़ रहे हैं, लेकिन वो पहला ह्यूमन कौन होगा जिससे हम सब लोग आए हैं? चिंपांजी। हम लोग चिंपांजी थ्योरी दी थी ना। आदम। अब इसके पीछे आती है थ्योरीज फॉर द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। लाइफ इवोल्यूशन के पीछे क्या क्या थ्योरीज है? इसका आंसर पता है वैसे किसी को कि कहाँ से हम लोग डेवलप हुए? अलग अलग चीज होगा। कई पुराने लोगों होंगे तो भाई वो बोलेंगे कि अचानक से भगवान जी अर्थ पे आए तो उन्होंने आके बहुत सारी। क्या उस टाइम पे कोई अवेलेबल था? अच्छा आप खुद बताओ, उस टाइम पे कोई अवेलेबल था? नहीं था ना। एग्जैक्ट आंसर तो किसी को नहीं पता होगा। हाँ, इंसान से प्लांट्स को भी तो किसी ने ग्रो ही कराया होगा ना भाई, सीड लगाया होगा। तो मैम इंसान नहीं कराया होगा ना मैम। अगर इंसान नहीं मैम प्लांट होंगे तभी तो इंसान आ पाएंगे, ऑक्सीजन जितनी ज्यादा पड़ेगी प्लांट में। यही कहानी हो गई। फिर पहले अंडा आएगा या मुर्गी आएगी? मैम पता नहीं इसका। एग आया मैम, एग। मैम मुर्गी आएगी पहले। मैम मुर्गी आएगी पहले ऑर्डर करोगे वो आएगा। साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है ना। आई गेस मैंने आप लोगों को पहले बताया था ये चीज। यस मैम, आपने मुर्गी बताया था ना। मुर्गी आई थी क्योंकि जो एग आता है ना, एग को डेवलप कराने के लिए, एग के अंदर से चीज निकलने के लिए भी उसके एक प्रॉपर टेम्परेचर की जरूरत होती है जो उसको मुर्गी है। इसलिए मैम मुर्गी आएगी ना पहले। अब मैम मुर्गी कहाँ से आई फिर? फिर विदाउट एग के किसी को पता होगा। देखो अब आती है हमारे पास थ्योरीज फॉर द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। लाइफ एग्जैक्टली इवोल्यूशन हुई कैसे, लाइफ बनी कैसे? सब तो अलग अलग लोग आए, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दे दी। डिड लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस? क्या किसी दूसरे स्पेस से लाइफ आई है? सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड, ये किसी दूसरे यूनिवर्स से, किसी दूसरे प्लेनेट से आई है। एवरी ग्रीक थिंकर थ्रो यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ। बहुत सारे ग्रीक थिंकर्स ये बोलते हैं कि भाई सबसे पहले अर्थ पे जो स्पोर्स आए वो किसी दूसरे प्लेनेट से अचानक से गिर के हमारे प्लेनेट पे आ गए। इसी को बोला इन्होंने थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। For a long time, it was also believed that life came out decaying and rotting matter like straw, mud, etc. This was the theory of spontaneous generation. Louis Pasteur, by careful experimentation, demonstrated that life came from pre-existing. समझ में आ रहा है किसी को ये लाइन्स? देखो सबसे पहले एक एक चीज समझो। सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करो, इन्होंने कौन सी दिया? थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया हमको क्या कहती है? थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया क्वेश्चन आएगा, लाइफ के आउटर स्पेस से आई, किसी दूसरे प्लेनेट से टूट के हमारे अर्थ पे आ गई। तो पहली थ्योरी लिखना थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। इसको कैसे लिखोगे? ऐसे लिखना चाहिए। बच्चों आप लोगों का इस संडे चैप्टर का टेस्ट है एंड जिस स्पीड से हम लोग पढ़ रहे हैं आई डोंट थिंक इस चैप्टर फिनिश होने वाला है। एंड मैं चैप्टर को ऐसे ही उड़ाना भी नहीं चाहती आप लोगों का, तो मेरे को आप लोगों के एक्स्ट्रा लेक्चर्स लगेंगे। यस मैम, ले लो मैम। मैम ये चैप्टर चेंज नहीं हो सकता? मैम मॉर्निंग में मत लेना, आप मंडे को ले लिया, मुझे बताया। अच्छा कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है? कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है इस बार? एवोल्यूशन आ रहा है।
यस मैम। यस मैम। मैम चेंज करा दो अगर हो सकता है तो। वैसे मेरे वाले बैच के बच्चों को प्रॉब्लम होगी, बाकी बैचेस में तो सब में पढ़ ही रखा है सबने चैप्टर। डिसीज करवा दो। यस मैम। मैम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला हो पढ़ गया लिया है। हम लोगों ने चैप्टर। अच्छा चेंज मैम करा वो दो। वाला दे दो। हाँ मैम वो वाला दिलवा दो। नहीं बेटा अब चेंज नहीं हो सकता क्योंकि अब पेपर बन चुका है और मेरे को आज ही पता चला कि ये वाला चैप्टर आ रहा है। अगर पेपर बनने से पहले मेरे को पता चलता तो मैं गारंटेड चेंज करा ही देती। मैम कोई बात नहीं, एक टेस्ट में आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना। कोई बात नहीं मैम। मैम आप अच्छे से पढ़ाओ लेकिन भगाना नहीं। वही ना, बिकॉज इस चैप्टर को हम लोगों ने मतलब रोका हुआ इसीलिए था कि भाई पहले चैप्टर बाकी के फिनिश कर लेते, इसको आराम से पढ़ेंगे। तो इस वाले टेस्ट में क्या करोगे फिर? चीटिंग ही कर लेना। कर लेंगे जैसे मैम। मनीषा की वाली लाइन मेरे को जितना बड़ी आएगा याद आ मैम रही इतना करेंगे ना। मैम कोई नहीं, खुद से ही करेंगे, कम ही नंबर आएंगे, क्या हो गया। हाँ कोई नहीं। कम नंबर आएंगे कोई बात नहीं, इस बारे पे वैसे भी पार्ट टेस्ट है ये। मैम इसमें पास होना पड़ा था तभी मॉड्यूल देते हैं, देते भी नहीं है मॉड्यूल। सही बात है मैम, देते नहीं। चलो लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग। नहीं हम ट्राई करेंगे एटलीस्ट जितना टेस्ट में आ रहा है ना उतना तो मैं करा ही दूंगी आपको। मैम आप टेस्ट देख लेना क्या क्या आ रहा है, उसके हिसाब से करवा देना। सॉरी स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस थ्योरी भी तो पढ़ते हैं ना उसमें केमिस्ट्री में, स्पॉन्टेनिटी है ना। तो यही बोल रहा है कि भाई लाइफ अचानक से कैसे है, लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, जैसे कि एग्जाम्पल मड एटसेट्रा। इन्होंने बोला कि भाई एक रिवर ली, कौन सी रिवर थी? नील रिवर। अब पता है इसके पीछे की थ्योरी बताए आप लोगों को? इसके पीछे की कहानी ये है कि जो हमारे पहले के टाइम, जैसे आज के टाइम में साइंटिस्ट होता है, पहले के टाइम में फिलोसफर्स होते थे, है ना। फिलोसफर्स का काम क्या होता था? फिलोसफर्स का कुछ काम नहीं होता था भाई, उन लोगों को ना घूमने के लिए भेज दिया जाता था कि आप लोग घूमने के लिए जाओ और आप लोगों को आसपास के मतलब अपने अर्थ पे और आसपास के नेचर में कुछ नई चीज पता चलती है तो वो नई चीज पता करके लेके आओ। जैसे आगे हम लोग डार्विन का बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छी चीज पढ़ेंगे कि वो कुछ सालों के लिए एक जर्नी पे निकल के गए थे, वहां पे जाके उन्होंने बहुत सारी चीजें पता करी थी, उस चीज को भी पढ़ेंगे। तो ऐसे ही फिलोसफर्स होते थे, बिल्कुल कुछ नहीं करते थे। आज के साइंटिस्ट तो भाई इतनी मेहनत करता है तब जाके कोई नई डिस्कवरी करता है, ये लोग तो हमें बेले घूमते हैं एंड पता करके आता है कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही फिलोसफर थे, अचानक से एक फिलोसफर था, सपोज करता है कि वो कहीं घूमने गया और हो जाता है ना इवनिंग के टाइम में जाके रिवर पे के आसपास जाके बैठ जाता है ना। तो ऐसे वो नील रिवर के पास जाके बैठ गया और वहां पे रिवर के पास जाके बैठा, और होता है ना कभी कभी हम लोग चिप्स वगैरह खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं और उसका कुछ ना कुछ मटेरियल आप जिस रिवर के पास बैठे उसमें गिर गया होगा और रिवर के आसपास से निकल के फिशेज आ गई होंगी उसको खाने के लिए, है ना। और उसने वहां पे क्या किया, उसने जो जूस वगैरह पी रहा था, स्ट्रॉ वगैरह ये सारी चीजें वहां पे डाल दी। फिर उसने बोल दिया, इसी को थ्योरी बना दिया कि भाई जो नई लाइफ आती है ना वो डिकेइंग मैटर से आती है। और इसको ये बिलीव कहाँ से मिला? इस नील रिवर से मिला कि नील रिवर मैम में फिर ये रिजेक्ट हुई होगी थ्योरी। क्या क्या मैम रिजेक्ट हुई होगी फिर तो ये थ्योरी। उस टाइम पे रिजेक्शन नहीं था कुछ भी क्योंकि प्रूफ ही नहीं होते थे। मैम उसमें तो बोल दिया जाता था। उसमें तो था मैम कि सनराइज पढ़ते हैं तो उसमें से मैम फ्रॉग क्रोकोडाइल्स निकलते हैं। हाँ, इसमें भी ना फिशेस, फ्रॉग्स एंड क्रोकोडाइल्स ऐसे बोला कि जैसे कि आपकी जो लाइट की रेज है ना वो पड़ती है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, लाइट रेज की वजह से आपका जो डिकेइंग मैटर है वो लाइफ बनाता है, फ्रॉग्स क्रोकोडाइल ऐसे बनाते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है मैम? जैसे हम कुछ चीज सड़ जाए तो उसमें कीड़े आ ही जाते हैं मैम। हाँ वो आ जाता है, एग्जैक्टली वो आता है, लेकिन इनके सामने ऐसा नहीं होता क्योंकि भाई डिकेइंग होने में भी टाइम लगता है, डिकेइंग में भी। आज एक चीज देखना, देखो मैं ना बहुत चीजें सोचती हूँ, आप अपने आसपास ना कुछ मीठा रख देना कोई ऐसी जगह पे, खुद से चींटियां आ जाती है उसपे। यस मैम। मैम स्मेल से काम करना सबके सब ऐसे ना मीठा रख देना, उसके पास कैमरा सेट कर देना, क्योंकि मैंने बहुत बार ये चीज करके देखी है बट मैं कर नहीं पाती हूँ। मैं एग्जैक्टली पता करने वो पहली चींटी क्या होती है। चलो मान लेते हैं इतनी सारी चींटियां तो रिप्रोडक्शन से आ जाती है, वो पहली चींटी कहाँ से आती होगी? मैम वीडियो सेंड करिए। भेजना है। हाँ मैम स्मेल से आती होगी ना उसके, ज्यादातर मैंने यही देखा। स्मेल से चींटी आ कैसे सकती है? मतलब हो सकता है आसपास से आती हो कहीं पे, एक ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे कोई चींटी नहीं है,
मैम फिर नहीं आएंगी। आ जाती हैं। आ जाती हैं, फिर भी आती आ है, जाती है, अपने आप आती है। फिर भी आती है। कोई चीज सड़ रही है, गल मैम रही ऐसे है, बरसात में नहीं होती मैम, बरसातों में लाल कीड़े चींटियां मैम वगैरह, आ जाती है। हाँ वो सब चीजें क्या आती है। तो वही है स्पॉन्टेनियस जनरेशन में, जैसे हम लोग हैं कि भाई हम लोगों ने मीठा रख दिया कहीं पे और पे चींटी आ गई, तो मैं बोल दूं कि भाई आपके जो स्वीट चीजें होती है ना उसमें लाइफ आ गई थी, उससे लाइफ जनरेट हो गई थी, ऐसे बोल दूं मैं। या फिर कोई भी ऐसे सड़ी हुई चीज रखी हुई है आसपास, उससे छोटे छोटे कीड़े टाइप से आ जाता है, तो वो भी तो लाइफ है ना, यस मैम। वो भी लाइफ। तो इन्होंने भी ऐसी ही चीज बोला कि भाई हो सकता है कि पहले तो कॉस्मिक में तो बोल दिया कि भाई किसी दूसरे स्पेस से आई है, इन्होंने तो मेहनत ही नहीं की, इन्होंने तो सिंपली अभी लॉजिक लगा दिया, लेकिन इन्होंने तो थोड़ी सी लॉजिकल चीज बताई ना, जो आज के टाइम में भी हम लोग हमारे आसपास होती है। क्या सोचते हैं कभी हम लोग कि भैया आते कहाँ से एग्जैक्टली? नो मैम। कभी नहीं सोचा किसी हम ने, सोचते तो हैं लेकिन आंसर नहीं मिलता। आंसर नहीं मिलता। मैम भाई ये सोचते हैं मैम Cl पे माइनस चार्ज कहाँ से आ गया, H पे प्लस चार्ज। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, Cl पे माइनस चार्ज क्यों आता है भाई? उसके बिकॉज उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा उसके पास। हम ये सोचते रहते हैं कौन सा टॉपिक कब करना है। चलो ज्यादा मत हो जाएगा। आया समझ में स्पॉन्टेनियस जनरेशन हाँ कि भाई कैसे इन्होंने बोला था? चलो मैम मेरी फ्रेंड पता है लॉजिक क्या दी, वो कह रही हरी मिर्ची नहीं खाती ना, एक मेरी फ्रेंड तो कह रही हरी मिर्ची खाएगा नहीं तो डायबिटीज हो जाएगा। मैंने कहा ये क्या बात है, डायबिटीज हरी मिर्ची से क्या है। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, आगे समझ में। फिर लुइस पास्चर बाय केयरफुली, अब ये साइंटिस्ट है पास्चर साइंटिस्ट, जिन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भाई चलो एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं, एवे ही नहीं घूमते हम लोग। इन्होंने बोला बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि भाई पहले अगर कहीं पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उसी से ही नई लाइफ एग्जिस्ट होके आएगी, ऐसी नहीं आ जाएगी कहीं पे किसी दूसरे स्पेस से आ गई डायरेक्ट डिकेइंग मैटर में आ जाएगी। इन्होंने इस चीज को बोला, इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ लुइस पास्चर, या फिर इसी का नाम दिया जाता है स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। लिख लो एनसीईआरटी के साइड में, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। मरने के बाद क्या होता है ये सोचते हो? मैं भी सोचती हूँ अंशिका, इवन जब फ्री माइंड होता है ना, दिमाग में बहुत सारी ये सारी चीजें चलती है। मतलब एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में है कि जब मैं बहुत छोटी थी ना तब से मैं सोचती हूँ कि हम सब लोग, मतलब बहुत डीप थिंकिंग वाली चीज है, आप लोग सोच, आई डोंट नो सोच पाओगे या नहीं, कि भाई हम सब लोग एक टाइप से ऑर्गेनिज्म है, हम लोग मर जाएंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं बचेगा, हम मैम लोग वो तो हम कहाँ मिट्टी में जाते मिल हैं जाते हैं ना मरने के हमारी बॉडी। बाद? हाँ लेकिन हमारी जो अभी थिंकिंग पावर है या कुछ भी है वो सब तो कुछ, लेट्स सपोज ऐसा हो जाए कि अचानक से पूरी अर्थ पे जितने लोग हैं सबकी डेथ हो जाए, हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, एमबीबीएस के लिए कोई आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या फायदा होगा किसी का? कुछ नहीं होगा मैम, फिर तो बस चले गए। फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा, एग्जैक्टली दीपक, अलग एक्सपीरियंस, एंड ऑफ द वर्ल्ड, अचानक से लाइफ खत्म हो जाए। तो नहीं, भाई हम इसलिए सारे बोला खत्म हो जाए और जाता है एक जज्जत तो भी कि अलग एक्सपीरियंस। अभी लाइफ है तो मजे से जी लो, नहीं पता अचानक से अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ का मन कर जाए कि भाई बहुत दिन हमने ह्यूमंस को रख लिया, अब अब अर्थ को घुमा देता है। ऐसा भी सुना है आप लोगों ने कि पहले टाइम में ऐसे लोग बोलते थे कि ना एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें अर्थ पे ना क्या हो जाएगा, उसके लिए कुछ बोलते थे, मतलब सारी लाइफ खत्म हो जाएगी। नहीं यार ये तो होता ही है, मैम अभी भी प्रिडिक्शन होती है ये सब। हाँ प्रिडिक्शन होती है कि एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें सारी लाइफ खत्म हो जाएगी। वो वाला वो बोलते रहते युग में बोलते हैं कुछ, जैसे सतयुग और कलयुग, यस इस टाइप पे। मैंने अपनी दादी से बहुत सारी चीजें ये सब सुनी। मैम पहले अभी कलयुग चल रहा है। चल रहा है, अब कलयुग चल रहा है, अब अभी वो, हाँ एग्जैक्टली, अभी कलयुग चल रहा है, पहले शायद सतयुग था, फिर अब मैम मेरी मम्मी तो बोलती भगवान का वो दिन, मतलब सतयुग में भगवान रहते थे। मैंने भी सारी चीजें सुनी। कलयुग मतलब मशीन होता है, ठीक है, ये वाली चीजें हो गई हमारा। और लुइस पास्चर स्वान नेक फ्री एक्सपेरिमेंट, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया
जरा इसको लिख लेते हैं। आप लोगों की मैम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ तो वो है ना ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का। अरे वो तो रुडोल्फ वर्ची ने दिया था। यस मैम। मैम जैसे भी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है वैसे भी लाइफ को भी ऐसे हो सकता है, ऐसे पहले से ही कोई है बात तो ये आती है ना भाई, वो पहली हम बोलते हैं कि भाई सेल्स के डिवीजन से आती है सेल्स, है ना, लेकिन वो पहली सेल भी तो कहीं ना कहीं से आई होगी ना मैम। यस मैम। वो नहीं कोई भी बताता। तो इन्होंने क्या किया, एक स्टेरिलाइज समझते हो? यस मैम, सिरप बनाया। किसका बनाया? शुगर का और किल्ड ईस्ट का सिरप बना दिया, ठीक है। फिर क्या किया, उसको बॉईल कर दिया एंड देन बॉयल इन फ्लास्क, और 2 उन्होंने फ्लास्क लिए। फिर ही टुक, देखो ज्यादा डिटेल में नहीं लिखवा रही हूँ, शॉर्ट में लिखा रही हूँ, बट आप लिखना चाहोगे ऐसे लिख लेना। ही टुक 2 फ्लास्क, जिसमें से एक फ्लास्क की ब्रोकन नेक थी और दूसरे की स्वान नेक थी। कैसी थी? डायग्राम बनाना। ऐसे था ये। अब एक की ब्लॉक कर दी इन्होंने, तो यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो ये कैसे बच गया? ऐसे बच गया बस। यस। और इसके अंदर इन्होंने वो सिरप डाल दिया स्टेरिलाइज्ड वाला, दोनों में नीचे से हीट करना शुरू कर दिया। जो सिरप डाला ना, इस सिरप को इन्होंने बोल दिया ब्रोथ। ब्रोथ का मतलब क्या हुआ? क्या क्या है? ईस्ट शुगर सॉल्यूशन के अंदर। अब आप खुद देखो भाई, आप नीचे से हीट कर रहे हो तो जितना शुगर सॉल्यूशन में वाटर होगा वो सारा का सारा वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और एयर में जितने भी आसपास में जितने भी फालतू के बैक्टीरियाज वगैरह होंगे वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? यस क्योंकि किल्ड ईस्ट। लेकिन इसके अंदर क्यों नहीं है भाई? देखो ये यहाँ से ना ओपन है, ये ओपन है, ओपन है, यहाँ से भी तो आ सकता है ना मैम। यहाँ पे तो वो से तो क्लोज कर रखा था ना। लाइफ थी ना, ए में आई थी, बी में नहीं आई थी। न्यू लाइफ ए में आई थी। क्यों? देखो इसके पीछे एक्सपेरिमेंट पता क्या था? बच्चे इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन में लेके चलता है। वाटर वेपर्स निकले, ऑब्वियसली बातें निकलेंगे। अब वो वाटर वेपर गए, यहाँ पे आके वो कंडेंस हो गए, देखो, और यहाँ पे आके कंडेंस हो गए, यहाँ पे पानी फिल्ड हो गया। यस, फिल्ड वाटर। तो इसका मतलब कोई बाहर से एयर नहीं आएगी, और कोई बाहर से एयर नहीं आएगी तो कोई लाइफ भी नहीं आ पाएगी फिर यहाँ पे। यस, इसलिए उन्होंने बोला था कि भाई जो हमारा जो ब्रोकन नेक वाला फ्लास्क था उसके अंदर लाइफ एक्सिस्ट हुई थी, और वो किसकी वजह से आई थी? किल्ड ई, शुगर वगैरह, इन सबको देख के लाइफ इसके अंदर आई थी। ये कुछ इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट किया था। अब देख लो इन्हें लिखते क्या है। ही शो दैट इन प्री-स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क लाइफ डिड नॉट केम फ्रॉम किल्ड ईस्ट, व्हाइल इन अदर फ्लास्क जो कि ओपन टू एयर था, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट। स्पॉन्टेनियस, मतलब इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया कि वहां पे आपका वो ब्लॉकेज बन जाता है वाटर की वजह से, जिसकी वजह से एयर अंदर नहीं आ पाई, लेकिन दोनों के दोनों स्टेरिलाइज थे। ये बिल्कुल क्लियरली इन्होंने इस चीज को लिखा हुआ नहीं है कि क्यों नहीं आई, एक के अंदर आई एक के अंदर नहीं आई, जबकि दोनों के अंदर ग्रोथ था। Spontaneous generation theory was dismissed once and for all. However, this did not answer how the first life form came on earth. इस थ्योरी को हमने डिसअप्रूव क्यों कर दिया गया था? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लो या फिर इंपॉर्टेंट लिख लो कि आपका थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन हमने पढ़ लिया, पेन्सपर्मा पढ़ लिया, उसके बाद जो लुइस पास्चर का स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट था, इसको क्यों डिसअप्रूव किया था? क्योंकि भाई इन्होंने ये तो बोला कि लाइफ आ जाती है किल्ड ईस्ट के अंदर, ब्रोथ के अंदर आ जाती है, लेकिन
पहली लाइफ कहाँ से आती है? क्वेश्चन तो यही है ना कि भाई अर्थ हमने बनवा दिया, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर भी बनवा दिया, पहली लाइफ कैसे आएगी? यही तो क्वेश्चन था ना। और ये तो इधर उधर खींच के ले गए हमें भाई, ईस्ट वगैरह से लेके आ रहे हैं। ईस्ट भी तो एक लाइफ है, ईस्ट भी तो कहीं ना कहीं से आएगा ही। फिर जो फर्स्ट लाइफ आई उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। नेक्स्ट साइंटिस्ट किसने? ऑपरिन एंड हेल्डन एक्सपेरिमेंट। इसके ऊपर ना क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया ऑपरिन कहाँ से साइंटिस्ट थे और हेल्डन कहाँ से थे। बेसिक सा क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर नीट में आया हुआ है। ऑपरिन जो थे ये आपके, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे और ये आपके बायोकेमिस्ट थे। ही वाज अ बायोकेमिस्ट। और जो हेल्डन थे ये आपके जेनेटिस्ट थे। जेनेटिस्ट तो समझते हो, जो जेनेटिक्स कराते हैं, जेनेटिक्स। जैसे हमारे मेंडल थे, इंग्लैंड से थे ये, और इंग्लैंड में मतलब रहते थे, लेकिन ये इंडिया भी आए थे। सबसे पहले पता है इंडिया के किस एरिया में आए थे ये? भुवनेश्वर में। मैम फिर बाद में इंडिया में सेटल हो गए ये इंडिया में आ गए थे, मतलब इंग्लैंड के बाद ही इंडिया में शिफ्ट हो गए थे। और इंडिया के किस पार्ट में? भुवनेश्वर। यस मैम। फिर डन है यहाँ तक? यस मैम। अब इन्होंने बोला कि भाई फर्स्ट लाइफ कहाँ से आई है, तो इन्होंने ये बोला कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि आरएनए, प्रोटीन। इन्होंने बोला कि भाई लाइफ ना तो कहीं स्पोर्स से आई है ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग। लाइफ जो आई है वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से बन के आई है। नॉन लिविंग मॉलिक्यूल भी कौन से एग्जैक्टली याद रखना है? आरएनए एंड प्रोटीन। इसीलिए इस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ प्राइमरी ए बायोजेनेसिस भी हम इसको बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज, साइड में लिख लेना अपनी एनसीईआरटी के, थ्योरी ऑफ प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। ठीक है। इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी, ऑपरिन साइंटिस्ट ने। ऑपरिन थ्योरी जिन्होंने उसके अंदर एक्सप्लेन की थी, बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, डार्विन साइंटिस्ट ने भी एक बुक लिखी थी, पता है किसी को क्या नाम है उस बुक का? Origin of species. ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। लिख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरिजिन ऑफ लाइफ किसने लिखा था एंड ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? हो गया मैम। अब इन्होंने बोला कि भाई जो लाइफ है वो हमारी कहाँ से आई है? मॉलिक्यूल से आई है। तो भाई इसका मतलब अब लाइफ अगर हमें लानी है तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स बनवाने पड़ेंगे या नहीं? यस मैम। तो इसका मतलब यही से हम लोगों को पता चला था कि भाई अब हम लोगों को मेनली फोकस किस पे करना है कि अर्थ पे लाइफ आने से पहले सबसे पहले क्या हुआ होगा? केमिकल इवोल्यूशन। सबसे पहले हुआ केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन में अलग अलग टाइप के केमिकल कंपाउंड से अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। और सबसे पहली जो लाइफ आई थी वो ये बोला गया था किसमें आई थी? वाटर के अंदर आई थी। फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। इसीलिए ये भी कंसीडर किया जाता है कि भाई वाटर जो है आज के टाइम में वो सबसे ज्यादा इसीलिए एसेंशियल पार्ट कंसीडर किया जाता है लाइफ का। तो अब जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग केमिकल इवोल्यूशन क्या होता है। केमिकल इवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज कीमोजेनी। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि भाई हमारे पास प्राइमरी एटमॉस्फेयर था नहीं? यस मैम। प्राइमरी एटमॉस्फेयर का धीरे पहले सबसे पहले टेम्परेचर क्या था? हाई टेम्परेचर था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते थे एंड फिर यही वाटर ब्रेक डाउन भी हो जाता था H2 और O2 में, फिर O2 CH4 और अमोनिया के साथ रिएक्ट कर लेता था, जिसकी वजह से हमारे प्राइमरी एटमॉस्फेयर में कोई भी ऑक्सीजन नहीं था। नहीं था ना ये चीज। फिर इसके बाद
आपका धीरे धीरे, अब हमने देखा था यहाँ पे एक चीज, आपने O2 प्लस NH3 से गैस बन रही थी, क्या? CO2 गैस। H2। ये N2 ने H2 के साथ रिएक्ट करके धीरे धीरे अमोनिया भी बनवाती थी, मतलब ये इंटरनल रिएक्शंस थी जो चलती रहती थी उस टाइम पे। तो अगर हम बोले फिर इसी अमोनिया से आगे जाके हमारा CH4 भी बना था। हमने देखा था कि प्राइमरी एटमॉस्फेयर में CH4 था जिसके साथ O2 कंबाइन करता था। तो ये माना जाता है कि जो हमारा CH4 इज मिथेन ना? यस मैम। मिथेन इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अर्थ पे सबसे पहले कौन सा कंपाउंड आया था, सबसे पहले मिथेन आया था, सबसे पहले मिथेन आया। फिर आपका ऑक्सीजन भी धीरे धीरे आया और ऑक्सीजन ने ओजोन बनवाया, ओजोन बनवाया तो टेम्परेचर डाउन हो गया, डाउन हुआ, रेन आया। अब आप खुद देखो एटमॉस्फेयर में मिथेन है और बारिश हो रही है, जैसे वो एसिड रेन वाला कॉन्सेप्ट है। आपका SO2 गैस है और वाटर, पानी की बूंदे उसके साथ कंबाइन होकर H2SO4 बनवाता है, तो एसिड रेन होती है नहीं होती है? ऐसे यहाँ पे CH4 है और ये आपका वाटर आ रहा है, तो ये सारा का सारा जो मिक्सअप होके आएगा सब किसके अंदर आ जाएगा? जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे अब वो मॉलिक्यूल सबके सब किस में आएंगे? वाटर बॉडीज के अंदर आएंगे, नहीं? यस मैम। इसीलिए इसका नाम दिया जाता है हॉट डाइल्यूट सूप। तो सबसे पहले लाइफ कहाँ पे आई? वाटर में। वाटर में आई है, नहीं आई? और ये ओशियन ऐसा ओशियन है भाई जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स भरे भरे हैं, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मतलब हमने इसी को बोल दिया हॉट डाइल्यूट सूप। फिर धीरे धीरे जैसे प्राइमरी मॉलिक्यूल्स बने, इन मॉलिक्यूल्स ने आगे जाके कंबाइन हो गया। हाँ जी बेटा। ये हॉट डाइल्यूट सूप क्या है? हॉट डाइल्यूट सूप, आपने टोमेटो सूप वगैरह ये सब पीते होंगे, तो सूप इज अ मिक्सचर ऑफ बहुत सारे, उसके अंदर आपके आयंस, मिनरल्स, सारी चीजें प्रेजेंट होती है नहीं होती है सूप के अंदर? यस मैम। इसीलिए इसको सबसे ज्यादा हेल्दी माना जाता है। तो हमारा जो ओशियंस थे, जो उस टाइम पे वाटर बॉडीज थी, उसके अंदर सारे एसेंशियल मॉलिक्यूल्स आ गए थे, इसलिए हमने उसको सूप बोल दिया, हॉट डाइल्यूट सूप। डाइल्यूट बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर। फिर इन मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन होके सबसे पहले बनाया क्या? तो प्रोटोबायोन्स बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले बनाया प्रोटोबायोन्स। प्रोटोबायोन्स क्या थे? दीज आर द कोलाइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स थे। एक क्वेश्चन आ जाता है इससे प्रोटोबायोन्स से, दीज आर द कोलाइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स। और प्रोटोबायोन्स किसका क्लस्टर है? प्रोटोबायोन्ट इज द क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि अमोनिया था, अमोनिया से अमाइनो एसिड्स बने होंगे, फिर वही प्रोटीन्स बना होगा। आपके पॉलीसेकेराइड्स, ये सब किसके अंदर है? हमारे हॉट डाइल्यूट सूप के अंदर है, लिपिड्स। इन सब मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोल रहे हैं इस टाइम पे? प्रोटोबायोन्स बोल रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम प्रोटोबायोन्स, ये तो अगेन हाइपोथेटिकल हुआ है, नहीं हुआ हाइपोथेटिकल? अब ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन इस चीज को भी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिया, मतलब एक ऐसा सेटअप किया। ये पहली ऐसी थ्योरी थी जिसको बहुत अच्छे से प्रूफ करके दे दिया गया, लेकिन उसका छोटा सा लिमिटेशन था। क्या लिमिटेशन था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखो क्या किया साइंटिस्ट ने, एक कंटेनर लिया। उस टाइम पे जब हमें बोला गया कि भाई ये गैसेस प्रेजेंट है, सारी की सारी गैसेस कंटेनर के अंदर डाल दी, टेम्परेचर हाई कर दिया, और टेम्परेचर हाई करके देखा कि भाई क्या इससे प्रोटोबायोन्स बनता है, नहीं बनता है, क्या इससे सबसे पहला कंपाउंड मिथेन बन रहा है। फिर मिथेन आगे जाके और प्रोटोबायोन्स बना रहे हैं। मिथेन से क्या प्रोटीन, क्या पॉलीसेकेराइड्स, क्या लिपिड्स, इनका फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पता है। इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने कंप्लीटली प्रूफ कर दिया था। प्रूफ करके ये देखा भी गया था कि हाँ भाई एग्जैक्टली प्रोटोबायोन्स बन सकते हैं। इसको हम बोलते हैं आपका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। और ये कौन से साइंटिस्ट ने किया था एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसका? यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, हैरल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने पूरा सेटअप किया। क्या क्या लिया इन्होंने?
एक कंटेनर में CH4 लिया, NH3 लिया, H2 लिया और वाटर वेपर्स लिया, और कितना टेम्परेचर लिया? 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया, और इन्होंने यहाँ पे करंट भी जनरेट कराया, 75,000 वोल्ट का इन्होंने करंट जनरेट कराया। ऊपर से जब इन्होंने करंट पास ऑन कराया, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स यूज किया इन्होंने, 2 टंगस्टन का इलेक्ट्रोड्स यूज किया था इसके अंदर, टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज किया। और फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई यहाँ पे सबसे पहले सिंपल अमाइनो एसिड्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन टेम्परेचर पे पूछ लेता है, या फिर ये पूछता है कि भाई सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंट में कौन से अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पे आपका ग्लाइसिन, एलेनिन या फिर एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन देखा गया था। एग्जैक्टली जो मैंने अभी प्रोसेस समझाने की भाई ऐसे ऐसे हुआ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में इस चीज को प्रूव करके देखा और देखा कि भाई हाँ अमाइनो एसिड बन गए थे। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये था कि उस टाइम पे अर्थ पे यूवी रेज थी, लेकिन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूवी रेज का यूज नहीं किया। बस ये चीज थी पॉइंट यहाँ पे। इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आप देखोगे आपको मिलेगा। वापस सही दिखाऊं? देखो अगर यूवी रेज होगी तो चेंज आएगा क्या बेटा? मैम, अगर यूवी रेज होगी तो चेंज आएगा उसमें? हो सकता है चेंज आ जाए, कुछ ना कुछ तो चेंज आ ही सकता है, लेकिन उन्होंने यूवी रेज का यूज नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोग बिल्कुल 100% ट्रस्ट नहीं कर पाए इनके एक्सपेरिमेंट पे। मैम फिर जो वाटर वेपर है वो फिर अगर हम यूवी रेज का यूज कर देंगे तो मैम वो डिसोशिएट हो जाएगा और फिर वो रिएक्शन कर लेगा NH3 और NH3 के साथ। दोबारा बोलो। मैम अगर यूवी रेज होगी तो मैम वाटर वेपर्स डिसोशिएट हो जाएंगे, वाटर वेपर डिसोसिएट हो जाएंगे, और फिर वो रिएक्ट कर लेंगे। बट मैम इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करेंगे तो भी तो डिसोसिएट हो ही जाएगा वाटर भी। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में नहीं हुआ था ये। हम क्यों नहीं होता? वैसे तो ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, लेकिन इसके केस में नहीं हुआ था, क्योंकि नेचुरली हम लोगों ने थंडरिंग भी नहीं देखा था उस टाइम पे। थंडरिंग की वजह से नहीं हो रहा था, सबसे ज्यादा जो वाटर स्प्लिट हो रहा था वो आपका यूवी रेज की वजह से हो रहा था, लेकिन वो प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हो गई थी ओजोन लेयर आने के बाद। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट किसी और ने नहीं किया। मैम टेंपरेचर 800 था या 6000? क्या क्या क्या? मैम टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस था या 6000 डिग्री सेल्सियस? 800 है भाई, 800 एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है। मैम तो केमिकल इवोल्यूशन जो है वो ओजोन लेयर बनने से पहले हुआ था। केमिकल इवोल्यूशन ओजोन लेयर बनने के साथ साथ ही हुआ था। हम बाद में हुआ था ना, ओजोन लेयर तो पहले बन गई थी, उसके बाद हुआ था। लेयर पहले बन गई थी, तभी हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो थोड़ा थोड़ा सा माइल्डली रिड्यूसिंग हुआ था, उस टाइम पे हुआ था ये वाला प्रोसेस पूरा। तो मैम अगर ओजोन लेयर बन गई थी तो मैम यूवी रेज तो अर्थ पे आ ही नहीं पाती होंगी। आती तो है ना फिर भी, लेकिन कम अमाउंट में आती है, कम अमाउंट में आती है। बोला इनऑर्गेनिक द कंडीशन ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। बस एनसीईआरटी का पढ़ लेते हैं यहाँ तक बस बेटा, ठीक है। हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर CH4 NH3 ये सब था। तो इन्होंने SL मिलर ने, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया। इन्होंने कौन कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कौन कौन सी गैस यूज किया था? मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर्स। कितना टेम्परेचर यूज किया? 800 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया। इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड देखा, कौन से अमाइनो एसिड मैंने आपको लिखवा दिया। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर्स ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, नाइट्रोजन। फिर इसी टाइप के और एक्सपेरिमेंट कराए गए जिसके अंदर नाइट्रोजन, बेसिस, पिगमेंट, फैट्स, अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है पूरा, यहाँ तक डन हमारा। इसके आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस गायत्री, टाइम देख लिया है। मैम आपने जो टेस्ट दिया था मैम उसमें तो सारा क्वेश्चन